हाँ तो बच्चों, आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 67 में सभी का स्वागत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, अब से पहले हमने प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था हमारा लेक्चर नंबर 66 में हमने आपको बताया था हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हमने निकाला था, जैसे कि आपको मालूम है 8/5√5 μ0 Ni/r। ये फंक्शन हमारे पास निकल के आया था। क्लियर? आफ्टर ऑल अगर हम अब इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करेंगे तो जैसा कि आपने देखा था बेटा मैं अब बता रहा हूँ आपको, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के कारण मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर दूरी स्मॉल r के मध्य ग्राफीय निरूपण। ओके, तो हम ग्राफ निरूपण कर रहे हैं। एक्चुअली आप जब आप इसके ग्राफ को पढ़ना सीखेंगे तो आपको इसको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कल मैंने आपको हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के कारण मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करवाई दी थी और उससे जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक लिखा था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अब बेटा हमें हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र और दूरी स्मॉल r के मध्य हमें क्या करना है, ग्राफ निरूपण करना है। तो उससे पहले आपको मेन डायग्राम कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे थे कि ये मेरे पास पहले सर्कल, ये दूसरी कुंडली हो गई बेटा, ये दोनों कुंडलियाँ YZ तल में स्थित हैं, y डैश, ठीक है, z डैश। इनमें ये समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। स्कॉर्ड इज ए और ये इनके केंद्र बिंदु हो गए, ये मध्य की दूरी स्मॉल a, ये पॉइंट P हो गया जो सेंटर पर है, तो ये डिस्टेंस हो गई थी a/2। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया था और जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आया था वो मैंने आपको बताई दिया है अभी, उस चुंबकीय क्षेत्र और हमें दूरी r के मध्य ग्राफ निरूपण करना है। तो आप देखेंगे एक चीज़ तो आपको क्लियर है ही है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। तो देखिए ये पहली कुंडली है, पहली कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो ये हो गया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ निरूपण कल लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बताया था। ये नति परिवर्तन बिंदु हो गए थे -a/2 प्लस k/2, ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2 सेम उसी टाइप से। तो ये जो पहली कोइल है इसका नाम दे दिया मैंने A पहली कुंडली का, और दूसरी कुंडली का नाम मैंने क्या दे दिया B। तो पहली वाली जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया ये। ठीक है, अब दूसरी कुंडली के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा ना बेटा वो हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएंगे इनके नति परिवर्तन बिंदु, सॉरी डिस्टेंस x बराबर -a/2 x बराबर +a/2। अब इस कंडीशन में हमारे पास 3 नति परिवर्तन बिंदु प्राप्त होंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ के बाद ये ग्राफ कैसा हो गया बेटा, नियत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ के बाद ये ग्राफ कैसा हो गया, नियत हो गया, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी यहाँ तक आ रही है, यानी कि यहाँ तक इसकी वक्रता हमें प्राप्त हो रही है। इस पॉइंट के बाद वक्रता कैसी हो जाएगी, नियत यानी नगण्य हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कहा P1, इसको मैंने कहा P और इसको कहा मैंने P2। अब अगर हम इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो बेटा इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, यानी कि इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा तो ये हो गया हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो हो जाएगा प्रथम कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र,
ये द्वितीय कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ये जो मध्यस्थ भाग आ रहा है ना, ये हो जाएगा इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। याद रखें, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और दूरी का मध्य जब हम ग्राफ निरूपण करते हैं तो हमें 3 अति परिवर्तन बिंदु प्राप्त होते हैं, P1, P और P2। आप ये देख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और दूरी स्मॉल r के मध्य ग्राफीय निरूपण। क्लियर? ओके। आफ्टर ऑल अब हम बात करते हैं अपने आगामी टॉपिकों के बारे में। देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश की गति। तो ध्यान दें। तो देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश की गति। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, लॉरेंज बल। आ रही बात समझ में? क्या बताना चाहूंगा? लॉरेंज बल। तो आज का जो हमारा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो पहला जो पोर्शन होगा, ये लीजिए, मैं इस बोर्ड को 2 भागों में बांट देता हूँ। तो पहला पोर्शन होगा हमारे पास लॉरेंज बल। लॉरेंज बल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 67 हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। तो आपका टॉपिक हो गया हमारा लॉरेंज बल। तो ध्यान दीजिए, लॉरेंज नामक एक वैज्ञानिक हुए। लॉरेंज ने बताया कि यदि, लॉरेंज क्या कहते हैं कि यदि कोई भी आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब वो गतिशील अवस्था में होता है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या करता है, जनरेट करता है। आ रही बात समझ में? तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको आवेश की परिभाषा बताई थी, उसमें मैंने आपको यही बात बोली थी। अब भी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि कोई भी जो आवेश होता है वो जब स्थिर अवस्था में होता है तो वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और जब वह आवेश गति करने लगता है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या करता है बेटा, जनरेट करता है। इस स्थिति में उस आवेश पर 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस स्थिति में उस आवेश पर इन दोनों क्षेत्रों के कारण 2 प्रकार के बल कार्य करेंगे। विद्युत क्षेत्र के कारण कौन सा बल कार्य करेगा बेटा, विद्युत बल, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन सा बल कार्य करेगा, चुंबकीय बल कार्य करेगा। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्रों के कारण उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल का जो योग होगा ना, वो योग कौन से बल के बराबर होगा बेटा, लॉरेंज बल के बराबर होगा। तो आप इसको सिमेट्रिक ढंग में कैसे समझेंगे कि सर कोई भी एक आवेश Q है, ठीक है, ये आवेश Q अपनी 2 अवस्थाओं को व्यक्त करता है, पहली स्थिर अवस्था को, दूसरी गतिशील अवस्था को। पहली स्थिर अवस्था और दूसरी गतिशील अवस्था। स्थिर अवस्था में ये कौन से क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, जिसको हम ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ ये चुंबकीय क्षेत्र को भी जनरेट करेगा, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा, बी वेक्टर से। अतः इससे क्या स्पष्ट होता है, यदि कोई आवेश Q v वेग से गति करते हुए यदि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में से होकर गुजर रहा है तो इस कंडीशन में उस आवेश Q पर 2 प्रकार के बल कार्य करेंगे। विद्युत क्षेत्र के कारण बल कार्य करेगा बेटा विद्युत बल। कौन सा बल कार्य करेगा, विद्युत बल। और चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन सा बल कार्य करेगा बेटा, चुंबकीय बल। विद्युत बल जिसे हम F E वेक्टर से व्यक्त करते हैं, चुंबकीय बल जिसे हम F M वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, विद्युत बल का फंक्शन होता है बेटा Q E वेक्टर और चुंबकीय बल का फंक्शन होता है बेटा Q V वेक्टर क्रॉस
v वेक्टर। तो एक बार वापस से देख लीजिएगा इस सीरीज को। कोई भी एक आवेश q है, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर वो गतिशील अवस्था में है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उस आवेश पर कौन सा बल कार्य करेगा, विद्युत बल, और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कौन सा बल कार्य करेगा, चुंबकीय बल। तो परिभाषा क्या बनती है, परिभाषा बनती है कि यदि कोई आवेश q v वेग से गति करते हुए यदि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में से होकर गुजर रहा है तो इस कंडीशन में उस आवेश पर इन दोनों क्षेत्रों के कारण दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, पहला विद्युत बल और दूसरा चुंबकीय बल। अतः इस स्थिति में इस आवेश के ऊपर कार्यरत जो परिणामी बल होगा, तो परिणामी बल विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के योग के बराबर होगा। वह परिणामी बल कौन से बल के बराबर होगा, लॉरेंज बल के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर लॉरेंज बल बराबर विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। ठीक है, तो लॉरेंज बल को हमने F वेक्टर से शो किया है, विद्युत बल को हम F E वेक्टर से शो करेंगे, चुंबकीय बल को हम F M वेक्टर से शो करेंगे। तो F वेक्टर इज इक्वल टू में F E वेक्टर का मान रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा बेटा Q E वेक्टर। F M वेक्टर की जगह पर हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा Q V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ से Q को कॉमन ले सकते हैं। Q को अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो बेटा Q बराबर, Q बाहर आ गया, इनसाइड क्या बच रहा है, E वेक्टर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। तो ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है बेटा, ये फंक्शन कौन से बल का होगा, लॉरेंज बल का। दैट्स कॉल्ड इज लॉरेंज फोर्स। ओके, आई होप सो आपको ये कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, आफ्टर ऑल अगर हम इसके अब नोटिफिकेशंस पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, जहां पर आवेश पर केवल एक समान चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई हो रहा है या आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ही कार्य कर रहा है, तो इस कंडीशन में उस आवेश पर कार्यरत लॉरेंज बल जो होगा ना, वो केवल और केवल कौन से बल के बराबर होगा, चुंबकीय बल के। कौन से बल के बराबर होगा, चुंबकीय बल के। और ऑब्वियसली सी बात है, इस चैप्टर में यहाँ से आगे हम जितने भी टॉपिकों को अध्ययन करेंगे वो वहाँ पर केवल हम चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल का ही करेंगे। ठीक है, और बेसिकली मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में लॉरेंज बल केवल और केवल कौन से बल के बराबर होगा, चुंबकीय बल के। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। तो ये घटनाक्रम हो गया बेटा लॉरेंज फोर्स का। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश की गति। तो ध्यान दीजिए बेटा, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश की गति कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन बनता है वो क्या बनता है, आप ढंग से सुन लीजिएगा। माना एक आवेश Q है, ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन बोल रहा हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। माना एक आवेश Q है जो कि V वेग से गति करते हुए किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थिति में प्रवेश करता है। तो कोई भी एक चार्ज Q हो गया, वो चार्ज Q V वेग से गति करते हुए किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थिति में प्रवेश करता है। तो अब जब वो लंबवत स्थिति में प्रवेश कर रहा है तो उस आवेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत स्थिति में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस स्थिति में वह आवेश Q वृत्तीय पथ पर घूमने लगता है। कौन से पथ पर घूमने लगेगा, वृत्तीय पथ पर घूमने लगता है। अब जब वो वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो इस आवेश Q को वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होगा ना, वो अभिकेंद्रीय बल कौन से बल से प्राप्त होगा बेटा, लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। कौन से बल से प्राप्त होगा, लॉरेंज बल से। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं आपको रफली वर्क समझा देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं हम, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी एक आवेश Q आया, वो V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के क्या कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये आवेश का वेग क्या हो गया, V। अब ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में गति कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ गति करेगा भाई, Q वेग से ऊपर भाग रहा है। तो बेटा अब बेसिकली तो ये सीधा जाना चाहिए ना, लेकिन अब ये केंद्र की ओर इसको कौन खींच रहा है, अभिकेंद्रीय बल। अब ये यहाँ आ गया, फिर इसको और नीचे लाया, ठीक है। अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं होता तो ये सीधा भाग जाता है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल इसको कहाँ खींच रहा है, यहाँ खींच रहा है। हर कंडीशन में वेग भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये भी क्या हो गया, वेग भी हो गया। क्लियर। तो अब जैसे ये आवेश Q V वेग से गति करते हुए इस विद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थिति में प्रवेश करता है तो यह वृत्तीय पथ पर घूमने लगता है, और वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए इस आवेश को वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए जो आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होगा वो कौन से बल से प्राप्त होगा बेटा, लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। तो आप ध्यान दीजिए, मान लेते हैं
ये आवेश का वृत्तीय पथ है जिस पर वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गति कर रहा है। दिस इज ए सेंटर्ड पॉइंट ऑफ दिस सर्कल एंड दिस इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल स्मॉल आर। दिस इज ए चार्ज q एंड द मूविंग ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ v। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई, यहाँ पर ये हो गई और यहाँ पर ये हो गई। तो आप देख सकते हैं बेटा v वेग से गति कर रहा है इस वृत्तीय पथ पर। कौन सी स्थिति में? लंबवत स्थिति में। अब इस आवेश q को इस वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, जो कि केंद्र के अंदर से लगता है, जिसका फंक्शन होता है mv²/r, वो कौन से बल से प्राप्त हो रहा है बेटा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो लॉरेंज बल चुंबकीय बल के बराबर ही प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर, यहाँ से देखिएगा, अभी केंद्रीय बल बराबर लॉरेंज बल। तो अभी केंद्रीय बल का सूत्र होता है बेटे वो mv²/r बराबर, यहाँ पर अब जो लॉरेंज बल होगा वो केवल चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो लॉरेंज बल मैंने आपको क्या बताया था कि केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में लॉरेंज बल केवल चुंबकीय बल के बराबर होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा और चुंबकीय बल का सूत्र होता है बेटा q b वेक्टर। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे कि भाई mv²/r, इसको अगर हम खोलते हैं तो q, इसको a क्रॉस b से खोलेंगे आप, v sin थीटा। लेकिन आपको यहाँ अच्छे से मालूम है कि आवेश का वेग v चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा की जगह पर आप 90 रखोगे तो आप देखेंगे कि mv²/r बराबर v sin 90। और आप भली भांति जानते हैं sin 90 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। तो आपके पास वैल्यूशन क्या बचेगी? mv²/r बराबर में qv। ये आपके पास मेजर फंक्शन आ गया। अब इस मेजर फंक्शन की बदौलत हम इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, आवेश के q वेग v का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं, इस आवेश q को एक चक्कर लगाने में तय किया गया समय ज्ञात कर सकते हैं, आवेश की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं, आवेश की कोणीय आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं, एसेक्ट्रा सारी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, वृत्तीय, थोड़ा सा मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ, इधर कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं नंबर 1, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। वृत्तीय पथ की त्रिज्या, ओके। अब वृत्तीय पथ की त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे आप? उठा ले इस समीकरण को कि mv²/r में qvb, ओके। तो देखो बेटा, v से v², v टाइम कैंसिल हो गया, mv/r में qv, ओके। ये बच रहा है आपके पास। तो qbr में mv, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करा लिया है। अगर मैं यहाँ से r का मान निकालूंगा तो mv/ कितना आ जाएगा बेटा? qv। ये आ गया इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या का फलन, सूत्र आ गया। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन था, v से आपने v² को v टाइम कैंसिल कर दिया, आपके पास बच रहा है mv/r में qv, qv डिवाइड बाई 1, ओके। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, mv का आपने 1 से मल्टीपल कराया mv और qb का आपने r से मल्टीपल कराया तो qbr, r की आपने वैल्यू निकाली तो mv/qv। ठीक है, ओके। सेकंड, आवेश का वेग, आवेश का वेग उठा ले वापस इस समीकरण को। तो देखिए mv²/r में qvv, वही v टाइम कैंसिल हो गया, mv/r बराबर में qv डिवाइड बाई 1, देन mv qvr, ओके। तो अब यहाँ से v का मान निकालोगे तो qvr/m। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल कर आ गया भाई? ये आपके पास निकल कर आ गया है गतिशील आवेश q का वेग, वेग v का व्यंजक। ठीक है। थर्ड, आवर्तकाल, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय।
इस आवेश q को इस वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो आप जानते हैं बेटा समय बराबर में होता है दूरी बटे चल। ओके, ये फंक्शन होता है। ठीक, तो टाइम को t से व्यक्त कर रहे हैं, तो बेटा एक चक्कर पूरा तय करेगा तो कितनी दूरी तय कर रहा है? इसकी परिधि के बराबर 2πr अपन चाल कितनी है बेटा? b। ठीक है, दोनों का मान रखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं t में 2π अपॉन b इजिकल्स में सॉरी इनटू में r का फंक्शन आपने क्या निकाला है? mb अपॉन qb। ओके, b से क्या कट गया? b। तो t में क्या फंक्शन आ रहा है? 2πm अपॉन qb। ये हो गया एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, जिसका फंक्शन आ रहा है आपके पास t में 2πm अपॉन qb। ओके, फोर्थ, आवेश की रैखिक आवृत्ति। डायरेक्टली आवृत्ति लिख देते हैं। और आप जानते हैं बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो n इज में 1/t, t की जगह पर 2πm अपॉन qb। qb अपग्रेड हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो n इज में n ही है ना, qb अपॉन 2πm। ये हो गया। आफ्टर ऑल थर्ड, सॉरी 1 2 3 4 5। अब आप निकाल सकते हैं यहाँ पर कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखो बेटा कोणीय आवृत्ति का आपको मैंने 11th क्लास में खूब अच्छे से बताया है, और आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में। जो कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा, उसका फंक्शन होता है ओमेगा इज में 2π अपॉन कैपिटल टी। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2π इंटू 1 अपॉन कैपिटल टी। बोलो लिख सकता हूँ क्या? नहीं, 2π इंटू 1 अपॉन कैपिटल टी। दैन ओमेगा इज में बेटा देखो 2π अपनी जगह पर है, 1 अपॉन कैपिटल टी, यू नो 2πm अपॉन qb, क्योंकि आपने t क्या है? टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फलन आपने क्या ज्ञात किया था? 2πm अपॉन qb। तो 1 डिवाइड बाई t की जगह पर आपने रख दिया 2πm अपॉन qb। qb को अपग्रेड करो और यहाँ से 2π से क्या टक्कर गया? 2π। तो ओमेगा बराबर में कितना जाएगा बेटा? qb अपॉन m। ये आ गई इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एक बार आप देख लीजिएगा इस पूरे को और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा और स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। तो इस प्रकार से हमने लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश की गति को कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। हाँ बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक है जो पहले टॉपिक की ही दूसरी लिमिट है, सेकंड। तो देखिए हम आवेश की गति पढ़ रहे थे, पहली सिचुएशन हमने पढ़ी थी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। अब हम सिचुएशन पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे हम जब आवेश थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा हो, यानी कि मैं आपको लिमिट लिख रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, आवेश की गति जब आपको लिमिट दे रखी है 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90, ये वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब है कि इससे पहले वाली कंडीशन में हमारे पास थीटा फाइनाइट था, अर्थात लंबवत स्थिति में प्रवेश कर रहा था 90, लेकिन अब हमारे पास थीटा इनफाइनाइट है, हमें पता ही नहीं है कितने डिग्री का है। बस इतना कह सकते हैं सर वो 0 से 90 के बीच में किसी भी डिग्री पर घूम सकता है। अरे बस समझ में। तो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी? लैंग्वेज सुन लीजिएगा। माना एक आवेश q v वेग से गति करते हुए किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस से सुन लीजिएगा। माना एक आवेश q v वेग से गति करते हुए किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है। ठीक है, अब थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है तो हमें पथ की स्थिति तो ज्ञात है ही नहीं, कैसे ज्ञात करेंगे पथ की स्थिति? इस कंडीशन में हम जो वेग v है उसके घटक ज्ञात करते हैं। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेग v है उसका जो लंबवत घटक है v sin थीटा, वो घटक v sin थीटा इस आवेश q को वृत्तीय पथ पर घुमाने का प्रयास करता है, जबकि इस वेग v का जो आधार घटक है v cos थीटा, वो इस आवेश को सरल रेखीय पथ पर गति कराने का प्रयास करता है। अर्थात हम देखते हैं कि यहाँ पर वेग v के लंबवत घटक v sin थीटा और आधार घटक v cos थीटा परिमाण में तो एक दूसरे के बराबर हैं, परंतु दिशाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में आवेश q ना तो वृत्तीय पथ पर ही घूम पाएगा और ना ही वो सरल रेखीय पथ पर ही गति कर पाएगा, बल्कि एक नए पथ का निर्माण करता है। उस नए पथ को हम कौन सा पथ कहते हैं बेटा?
कुंडलिन पथ। कौन सा पथ कहते हैं बेटा? कुंडलिन पथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ध्यान दीजिए। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कोई भी एक आवेश Q, ठीक है ना, v वेग से गति करते हुए चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में थीटा कोण पर प्रवेश करता है। तो आप देखेंगे कि भाई ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति हो गई, इसमें एक आवेश Q ने v वेग से गति कर रहा है। किसके अनुदिश? चुंबकीय क्षेत्र B। ये चुंबकीय क्षेत्र B है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पर स्थित है? थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है भाई। अब इस कंडीशन में इसके जो घटक होंगे वो कैसे कैसे होंगे आप देख सकते हैं। ये तो परिणामी चुंबकीय ये परिणामी वेग है, इसका जो आधार घटक है वो तो बन जाएगा v cos थीटा, और जो लंबवत घटक है वो क्या बनेगा बेटा? v sin थीटा। अब इस कंडीशन में ये जो लंबवत घटक है ये तो इस आवेश Q को कहाँ खींचेगा बेटा? वृत्तीय पथ पर घुमाने का प्रयास करेगा। और ये जो आधार घटक है ये इसको कहाँ खींचेगा? ये इसको खींचेगा बेटा एक सरल रेखीय पथ पर। ठीक है ना, तो वही थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हमारे पास कि ये दोनों घटक परिमाण में तो समान हैं, परंतु इनकी दिशाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। ये ऊपर है, ये साइड में लेके जा रहा है, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। इसलिए इस कंडीशन में आवेश Q ना तो पूर्ण रूप से वृत्तीय पथ पर ही गति कर पाता है, ना ही सरल रेखीय पथ पर गति कर पा रहा है, बल्कि एक अजीब ही एक नए पथ का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं कुंडलिन पथ। अरे बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई वैल्यू परिणाम, वही थीटा एंगल है। ठीक है, अब इसको चाहे यहाँ से बना लीजिए चाहे आप यहाँ से बना लीजिए, बात एक ही। ठीक है, तो अब हम इस पर कैसे निकालेंगे भाई? जो भी इसकी कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो देखिए, ये आपका कुंडलिन पथ बन रहा है, तो कोई भी आवेश एक वृत्तीय पथ जब इस एक फेरे पर घूमेगा तो इसकी आकृति को कैलकुलेशन के लिए हम कैसा मानते हैं? वृत्ताकार। तो किसी आवेश Q को वृत्तीय पथ पर जो घुमाएगा, ठीक है ना, तो आवेश को वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। जस्ट अभी पहले वाली कंडीशन में बताया था मैंने आपको। और यहाँ पर इस स्थिति में इस आवेश Q को वृत्तीय पथ पर घुमाएगा कौन? वेग v का लंबवत घटक v sin थीटा। कौन घुमाएगा? वेग v का लंबवत घटक v sin थीटा, क्योंकि इसको लंबवत पथ पर घुमाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, या वृत्तीय पथ पर घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम वैल्यू निकालेंगे। अतः नंबर 1, आवेश की त्रिज्या, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। जो कोयल है हमारे पास, जो फेरे हैं, उसकी त्रिज्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं कि भैया फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभिकेंद्री बल है, यानी कि जब एक फेरे पर घूमेगा तो वृत्तीय पथ ही मान लेते हैं। यहाँ पर अभिकेंद्री बल कौन से बल से प्राप्त होगा? लॉरेंज बल से। वास्तविक सूत्र होता है mv²/r बराबर में QVV, Q V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। दिस इज ए मेजर फंक्शन। अब हम हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो इसको वृत्तीय पथ पर घुमा कौन रहा है बेटा? लंबवत घटक v sin थीटा तो घुमा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे v sin थीटा का स्क्वायर बटे में स्मॉल r बराबर, इसको खोलेंगे हम तो QVV sin थीटा, बिकॉज चुंबकीय क्षेत्र और वेग v के मध्य कितना एंगल बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? QVV sin थीटा, तो v sin थीटा से v sin थीटा टाइम कैंसिल हो गया, तो mv sin थीटा बटे में r बराबर में इधर क्या बच रहा है? QV डिवाइड बाई 1। तो फंक्शन क्या आएगा बेटा? mv sin थीटा बराबर में QVR। ठीक है बेटा, यहाँ से आप रेडियस कैलकुलेट कर रहे हो, r इज में कितना हो जाएगा? mv sin थीटा अपॉन QV। ओके, आप देख सकते हैं आपके पास ये रेडियस निकल कर आ गई है। देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद नंबर 2, आवर्तकाल, यानी कि आवेश को या किसी कण को एक चक्कर यानी एक फेरे का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है? तो समय बराबर आप जानते हैं वही दूरी बटे चाल।
2 पाई आर अपॉन बी, ये मेजर फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग दिस सिचुएशन। टी इज कस टू में 2 पाई आर अपॉन वी की जगह पर वृत्तीय पथ पर घुमा कौन रहा है, लंबवत घटक वी साइन थीटा। मैं इसको लिखूंगा टी इज कस टू में 2 पाई अपॉन वी साइन थीटा इंटू आर। आर का मान आपने क्या निकाला है बेटा, एम वी साइन थीटा बटे में क्यू वी। तो देखो बेटे वी साइन थीटा से क्या वी साइन थीटा क्या बच रहा है, टी इज कस टू में वो ही 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। आगे आवर्तकाल निकल कर एक पूर्ण चक्कर वो यानी कि आवेश के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, टी इज कस टू आवर्तकाल का फंक्शन कितना निकल कर आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। तो मैंने बेटा यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ से इनकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन उनको निकालने की आवश्यकता नहीं है, सेम वही वैल्यू निकल के आनी है आफ्टर ऑल। अब एक ज़रा ध्यान दीजिए, अब मैं आपको एक नई चीज़ बताऊँगा। जैसे कि आवेश यहाँ पर है, यहाँ से वो इस वृत्तीय पथ पर घूमते हुए यानी कि एक चक्कर पूर्ण करने में जब वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश यानी कि द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है क्या नहीं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक मोटेटिव लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं इस दिशा में है। तो जिस दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं चुंबकीय क्षेत्र दिशा को व्यक्त करेंगे। तो हम मान रहे हैं यहाँ पर कि भाई हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। तो अब मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, उसको ढंग से सुनना। किसी कण के द्वारा या किसी आवेश के द्वारा एक घूर्णन करने में, एक चक्र को पूरा करने में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश जितनी वो दूरी तय करेगा, एक चक्कर को पूरा करने में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश वो जितनी दूरी तय करेगा या जितनी दूरी तक वो चलेगा, वो जो दूरी होगी वो कहलाएगी बेटा पेच अंतराल। क्या कहलाएगी बेटा वो, पेच अंतराल, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, चूड़ी अंतराल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चूड़ी अंतराल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से गति कर रहा है, यहाँ से गति करने के पश्चात जब यहाँ आ जाएगा तो इन दोनों पेचों के मध्य की ये दूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, पेच अंतराल। ये हो गया बेटा पेच अंतराल। इस पेच अंतराल का मान निकाल लें, आइए। तो दूरी का मान हम निकाल रहे हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से आगे। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम देखते हैं गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बेटा S दूरी होती है, तो ये जो भी दूरी तय करेगा वो x अक्ष के अनुदिश तय कर रहा है। ये x एक्सिस ही तो है, इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो x अक्ष पे जो भी दूरी तय करेगा वो x के बराबर होगी। ठीक, यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग। तो जो भी होगा वेग वो x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश इसका आधार घटक है। तो मैं u बराबर मान लेता हूँ v cos थीटा। स्मॉल t बराबर एक चक्कर को पूर्ण करने में कितना समय ले रहा है, कैपिटल T आवर्तकाल।